नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं डिफेंस मास्टर पर और एक नया आपके लिए सेशन लेकर आया हूं फॉर योर अपकमिंग एनडीए एंड सीडीएस एग्जामिनेशन। तो आज हमारा रिवीजन का ये डे नंबर 16 है। ठीक है, वैसे आज जो डेट है वो 18 है, लेकिन मैं आपको डे नंबर 16 का जो है वो सेशन यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो 17 और 18 जो है वो आपका बचा हुआ है। ठीक है, तो उसको मैं जल्दी ही आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा। तो आज का जो ये सेशन यहाँ पर होगा, इसमें हम ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर करेंगे, जिसमें नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ वगैरह ये सब टॉपिक जो है वो मैं आज आपके साथ यहाँ पर कवर करने वाला हूँ। ठीक है, तो आप में से जिसको भी इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, आप लोग कमेंट सेक्शन में उसे अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। बाकी उसका कंप्लीट एनालिसिस जो है वो मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है कि द ग्रोथ ऑफ एनी वेजिटेशन डिपेंड्स ऑन विच फैक्टर्स। ठीक है, कोई भी वेजिटेशन अगर होता है, उसकी ग्रोथ जो होती है वो किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है? टेम्परेचर के ऊपर, मॉइस्चर के ऊपर, थिकनेस ऑफ द सॉइल, या फिर वाइल्ड लाइफ। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि यहां पर आपको सही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए कोई भी वेजिटेशन अगर यहां पर होता है तो उसमें एक चीज हमको ये समझ में आ रहा है कि देखिए इसमें वाइल्ड लाइफ तो नहीं होगा, है ना, क्योंकि वेजिटेशन जो होता है ग्रोथ वो वाइल्ड लाइफ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो वाइल्ड लाइफ चौथा है, तो चौथा है, इसका मतलब है कि ये वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत हो गया और ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, अब आपके पास 1 2 यहाँ पर बचा है। तो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा, मॉइस्चर के ऊपर डिपेंड करेगा, थिकनेस ऑफ सॉइल के ऊपर भी डिपेंड करेगा। मतलब इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ये क्या होगा? ये ऑप्शन नंबर सी पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद ये भी ध्यान रखिएगा कि जो भी यहाँ पर स्लोप होता है, स्लोप के ऊपर भी वेजिटेशन जो है वो आपको डिपेंड करता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे हाइट वगैरह यहाँ पर बढ़ती है, वैसे वैसे क्लाइमेट वगैरह चेंज होता रहता है, और क्लाइमेट चेंज होगा तो वेजिटेशन जो है वो भी आपको चेंज होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन यहाँ पर फॉरेस्ट होते हैं उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि आपको यहाँ पर दिए गए हैं, और उनसे रिलेटेड यहाँ पर आपको कुछ स्टेटमेंट असर्शन यहाँ पर दिए गए हैं, और आपको ये बताना है कि इनमें से कौन से असर्शंस हैं जो कि आपके करेक्ट यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला जो बात बताई गई है, इसमें बोला गया है कि दीज थिक फॉरेस्ट अकर इन द रीजन नियर द इक्वेटर एंड क्लोज टू द ट्रॉपिक्स। है ना, मतलब इक्वेटर और जो ट्रॉपिकल एरियाज हैं वहां पर इस तरीके के जो फॉरेस्ट हैं आपको देखने को मिलते हैं। दीज रीजन्स आर हॉट एंड रिसीव हैवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या है कि बहुत हॉट रीजन्स होते हैं और हैवी रेनफॉल आपको देखने को मिलेगी। द थिक कैनोपीज ऑफ द क्लोजली स्पेस्ड ट्रीज डू नॉट अलाउ द सनलाइट टू पेनिट्रेट इनसाइड द फॉरेस्ट इवन इन द डे टाइम। ठीक है, और चौथा स्टेटमेंट दिया गया कि द ट्रीज ऑफ दीज फॉरेस्ट शेड देयर लीव इन देयर ड्राई सीजन। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि इसमें से जो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है वो यहां पर क्या है। देखिए ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का मतलब ही यहां पर क्या हुआ कि हमेशा एवरग्रीन रहते हैं, है ना। तो ड्राई सीजन में क्या होगा कि इनकी जो पत्तियां हैं वो यहां पर नहीं गिरेंगी। तो मतलब आप ये कह सकते हैं कि द ट्रीज डू नॉट शेड देयर लीव ऑल टुगेदर, मतलब कुछ का गिरेगा लेकिन कुछ लोगों का यहाँ पर बचा रहेगा। तो हमेशा ये जो पेड़ होते हैं, फॉरेस्ट होता है, ये हमेशा एवरग्रीन आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो स्टेटमेंट है ये गलत हो गया। अब ये स्टेटमेंट गलत हुआ तो बी ऑप्शन गलत हो गया और डी ऑप्शन गलत हो गया। अब आपके क्वेश्चन के सही होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो यहाँ पर क्या होगी, वो ज्यादा होगी, है ना, 50% हो गई है। तो ये क्या होते हैं भाई, ये देखिए अब इसमें जो डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है 1 2 1 2, तो थर्ड वाला देखिए। अब देखिए क्या होता है कि ये बहुत बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, है ना, कोई छोटे भी लेंथ में आपको देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए कि एक इस तरीके का कैनोपी जो है वो आपको देखने को मिल रहा है, फिर एक इस तरीके से देखने को मिल रहा है, एक इस तरीके से यहाँ पर देखने को मिल रहा है ना, इस तरीके से ये पूरे के पूरे ट्रीज वगैरह हैं जो आपको देखने को मिलते हैं। तो यहां से क्या होता है कि जो सन रेज होती है ना वो डायरेक्टली जो है इसको पेनिट्रेट नहीं कर पाती है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जमीन पर जो है वो सन रेज नहीं आती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है ना। और ये सही हो गया तीसरा वाला, तो इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। और ये जो पर्टिकुलर रीजन्स हैं ये कहां पर, इक्वेटर या जो ट्रॉपिक्स के आसपास आपको देखने को मिलेंगे, जैसे अमेजोन फॉरेस्ट वगैरह हो गया, है ना। तो वहां पर ये सब जो होते हैं ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है। और यहाँ पर क्या होता है कि ये हॉट रीजन्स आपको देखने को मिलेंगे और इस वजह से यहाँ पर रेनफॉल वगैरह भी जो है ये बहुत ज्यादा यहाँ पर होती है। ठीक है, तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो शुरू के 3 स्टेटमेंट जो है ये आपके बिल्कुल सही है, चौथा स्टेटमेंट बस यहाँ पर जो है वो गलत दिया गया है। ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। चलिए, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग असर्शन इज आर ट्रू।
है ना। तो ट्रॉपिकल डिसिडुअस जो फॉरेस्ट है उनसे रिलेटेड यहाँ पर बातें हो रही हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन से असर्शन है, स्टेटमेंट है जो कि यहाँ पर आपको करेक्ट देखने को मिल रहे हैं। पहला दिया हुआ है कि ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट आर दी मॉनसून फॉरेस्ट, द ट्रीज ऑफ दीज फॉरेस्ट शेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन टू कंजर्व वाटर। ठीक है, वाटर को कंजर्व करने के लिए जो भी ड्राई सीजन होता है उस टाइम पीरियड पर इस जो फॉरेस्ट है उनकी जो यहाँ पर पत्तियां होती हैं, ट्रीज, वो यहाँ पर शेड कर देते हैं। तो अब आपको बताना है कि इसका जो हमारा राइट आंसर है वो यहाँ पर क्या होगा। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर याद रखिएगा, इंडिया में अगर हम बात करेंगे तो सबसे ज्यादा किस तरीके के फॉरेस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, वो ट्रॉपिकल डिसिडुअस जो फॉरेस्ट होते हैं वो इंडिया में आपको मैक्सिमम देखने को मिलते हैं, क्योंकि इसको हम मॉनसून फॉरेस्ट भी यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद याद रखिएगा ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट जो है ना, ये आपको नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में और यहाँ पर क्या है, सेंट्रल अमेरिका में, ठीक है, यहाँ पर भी जो है वो आपको इस तरीके के फॉरेस्ट जो है वो देखने को मिलते हैं। एक तो नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया हो गया एंड जो सेंट्रल अमेरिका यहाँ पर हो गया, ठीक है, जो कि साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका के बीच में है, ठीक है, जो कैरिबियन आइलैंड वगैरह होते हैं वहां पर आपको ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट जो है वो देखने को मिलते हैं। मतलब इन सभी रीजन्स में जो है वो सीजनल चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं और सीजनल चेंजेस यहाँ पर होंगे तो ड्राई सीजन में जो पत्तियां वगैरह होती हैं वो शेड करेंगे। अगर आपको ये पता होगा कि भारत में डिसिडुअस फॉरेस्ट है तो इससे आप ये जानकारी यहाँ पर इकट्ठा कर सकते हो कि एक पर्टिकुलर सीजन में जो होता है वो यहाँ पर क्या होता है कि जो इन फॉरेस्ट के ट्रीज होते हैं वो पत्तियां यहाँ पर गिरा देते हैं, ठीक है, ताकि वाटर वगैरह जो है उसको यहाँ पर कंजर्व किया जा सके। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल सही है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, है ना। स्टैटिक में ये पूछा जा सकता है कि भाई भारत में किस तरीके के फॉरेस्ट सबसे ज्यादा है, तो ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, रीड द फॉलोइंग असर्शंस केयरफुली। These forests are located in the mid-latitudinal coastal region. These forests are commonly found along the eastern margin of the continent. They comprise of both hard and softwood trees. The above assertions tell the characteristic of which type of forest. ठीक है, मतलब कि कौन से तरीके का फॉरेस्ट है जिनकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिलेंगी। ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, टेम्परेट डिसिडुअस फॉरेस्ट या फिर मेडिटरेनियन जो यहाँ पर आपको वेजिटेबल है वो आपको देखने को मिल रहा है। तो आपको बताना है कि इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो यहां पर क्या होगा। देखिए, पहली बात यहां पर बताई जा रही है कि दीज फॉरेस्ट आर लोकेटेड इन द मिड लैटिट्यूडनल कोस्टल रीजन, है ना, कोस्टल रीजन में ये लोकेटेड आपको देखने को मिलेंगे। और दीज फॉरेस्ट आर कॉमनली फाउंड अलोंग द ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट, है ना, मतलब कि जो कॉन्टिनेंट है उसके ईस्टर्न मार्जिन पर मिलता है। और इसमें आपको बोथ हार्ड और सॉफ्टवुड ट्रीज जो है वो दोनों देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें यहाँ पर क्या है कि इस तरीके के जो सवाल होते हैं ना ये तभी बन पाएंगे जब आप उस तरीके की जो फॉरेस्ट है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता होंगी, है ना, अदरवाइज फिर ये क्वेश्चन नहीं बनेंगे। जैसे अगर आप यहाँ पर बात करोगे तो ये जो फॉरेस्ट यहाँ पर है ये आपको जो कंडीशन आपको फुलफिल करते हुए दिखाई देंगे। जैसे आपका ये साउथ ईस्ट यहाँ पर यूएसए हो गया, है ना, उसके बाद जैसे साउथ चाइना में आप यहाँ पर देखोगे, ठीक है, साउथ चाइना वाला जो रीजन यहाँ पर हो गया। फिर उसके बाद साउथ ईस्ट जो आपका ब्राजील वाला रीजन होता है वहां पर आपको ये देखने को मिलेंगे। तो मतलब इनकी लोकेशन जो है वो यहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा फिक्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है कि इन सभी जगह पर मैक्सिमम जो इस तरीके के फॉरेस्ट होते हैं वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो टेम्परेट एवरग्रीन जो फॉरेस्ट होते हैं उनकी सब जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। मतलब ये मिड लैटिट्यूडनल कोस्टल रीजन्स में है और साथ ही साथ ये ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट देखने को मिलते हैं और यहाँ पर बोथ हार्ड और सॉफ्टवुड ट्रीज दोनों देखने को मिलता है। सो राइट आंसर इज टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग असर्शन इज आर ट्रू। ठीक है, अब ये टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट जिसके बारे में अभी मैंने आपके साथ डिस्कशन किया है, टेम्परेट एवरग्रीन के बारे में किया है, उसके नीचे टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट है, उसके बारे में अब ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। तो यहां पर ये बोला जा रहा है कि कौन से असर्शन है जो कि आपको यहां पर ट्रू देखने को मिल रहे हैं। एज वी गो टुवर्ड्स हायर लैटिट्यूड मोर टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट आर फाउंड। दे आर फाउंड मोस्टली इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए एंड कोस्टल रीजन ऑफ वेस्टर्न यूरोप। दे शेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि इसका आंसर जो है वो यहां पर क्या होगा। तो मैंने आप लोगों को देखिए यहां पर मैंने टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में जानकारी दे दी है। अब मैं आपको टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा रहा हूं। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है कि जैसे जैसे हम यहां पर ऊपर की तरफ जाते हैं, ठीक है, जैसे इक्वेटर हो गया, इक्वेटर से ऊपर की तरफ आप जाते जाओगे पोल्स की तरफ, तो क्या होगा कि आप ये कह सकते हैं कि जो टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे।
है ना, और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट यूएसए का, चाइना, न्यूजीलैंड, है ना, चिली, इन सब के कोस्टल रीजन वगैरह में देखने को मिलते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टीज यहाँ पर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा रहा हूँ, ये टेम्परेट डिसिडुअस फॉरेस्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, है ना, कि एज वी गो टुवर्ड्स हायर लैटिट्यूड मोर टेम्परेट डिसिडुअस फॉरेस्ट आर फाउंड, ठीक है। दे आर फाउंड मोस्टली इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए, कोस्टल रीजन ऑफ वेस्टर्न यूरोप, है ना, न्यूजीलैंड, चाइना, चिली वगैरह में यहाँ पर ये मिलेगा। और ड्राई सीजन में जो है ये अपने जो पत्तियां होती हैं उनको यहाँ पर शेड कर देते हैं। तो ये तीनों जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो यहाँ पर क्या है कि टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट से बिल्कुल सही आपको देखने को मिलेंगी। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर नोन एज द ऑर्चर्ड ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। ऑर्चर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड जो है वो किस तरीके के फॉरेस्ट को हम यहाँ पर कहते हैं, ठीक है। तो पहला दिया हुआ है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, या फिर मेडिटरेनियन फॉरेस्ट, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। अब देखो ऑर्चिड्स ऑफ द वर्ल्ड में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि फ्रूट जो है उसका कल्टीवेशन जो है वो ज्यादा होगा, है ना। जो फ्रूट कल्टीवेशन होता है वो आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, जैसे ऑरेंज हो गए, ये सब चीजें जो हैं आप यहाँ पर ये कह सकते हैं। और मतलब आप ये कह सकते हैं कि वाइल्ड लाइफ जो है वो बहुत ज्यादा यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ बहुत लिमिटेड यहाँ पर होती है, बहुत ज्यादा प्रेजेंट आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो ऐसा कौन से फॉरेस्ट होते हैं जो कि फ्रूट कल्टीवेशन के लिए जाने जाते हैं, जिनको ऑर्चर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं? तो ये आपका मेडिटरेनियन जो यहाँ पर रीजन होता है, ठीक है, मेडिटरेनियन फॉरेस्ट, उसको हम यहाँ पर ऑर्चर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना। तो इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट आर मेडिटरेनियन वेजिटेशन फाउंड, ठीक है। तो मतलब आप ये कह सकते हैं कि कॉन्टिनेंट के कौन से पार्ट में, है ना, मेडिटरेनियन जो वेजिटेशन होता है वो आपको देखने को मिलेगा, वेस्टर्न पार्ट में, ईस्टर्न पार्ट में, साउथ वेस्टर्न पार्ट में, या फिर नॉर्दर्न पार्ट में, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसका जो हमारा राइट आंसर है वो यहां पर क्या होगा, ठीक है। देखिए तो वेस्टर्न पार्ट हो गया, है ना, उसके बाद ईस्टर्न पार्ट हो गया, सदर्न वेस्टर्न पार्ट हो गया, या फिर नॉर्दर्न पार्ट हो गया, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है कि ये जो पर्टिकुलर इस तरीके का वेजिटेशन होता है ये मेडिटरेनियन जो सी होता है, ठीक है, उसके आसपास आपको देखने को मिलेगा। जैसे इसमें आप यूरोप वाला रीजन भी देख सकते हो, है ना, एशिया वाला जो रीजन है वो भी देख सकते हो, अफ्रीका वाला जो रीजन होता है, और उसके आसपास का जो मेडिटरेनियन सी है वहां पर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अब यहां पर आप ये कह सकते हैं कि कैलिफोर्निया, यूएसए वगैरह में भी आपको ये देखने को मिलता है, और मतलब आप यहां पर ये कह सकते हैं। और जैसे यहां पर अगर आप रीजन देखोगे तो रीजन में जो है वो हॉट ड्राई समर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, हॉट ड्राई समर। और उसके बाद यहां पर क्या है कि माइल्ड रेनी विंटर्स जो है वो आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो ऑर्चर्ड वगैरह है वो बहुत ज्यादा आपको पॉपुलर यहाँ पर देखने को मिलेंगे। फ्रूट कल्टीवेशन वगैरह जो है वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये जो पर्टिकुलर वेजिटेशन होता है ये आपको एक तो वेस्टर्न पार्ट में देखने को मिलेगा और एक सदर्न वेस्टर्न पार्ट में जो है वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो 1 और 3 जो होगा ये हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो भी यहाँ पर एजेस होती हैं कॉन्टिनेंट्स के, ठीक है, उनके वेस्टर्न पार्ट में या फिर सदर्न वेस्टर्न पार्ट में जो है वो आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कॉनिफेरस फॉरेस्ट रीड द फॉलोइंग असर्शंस केयरफुली, है ना। तो अब यहां पर किसकी बात हो रही है? ये बात कर रहे हैं हम यहाँ पर जो हमारा कॉनिफेरस फॉरेस्ट होता है उसके बारे में, ठीक है। तो कॉनिफेरस फॉरेस्ट आर फाउंड इन द हायर लैटिट्यूड 50 डिग्री टू 70 डिग्री ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन द हिमालयाज इन अबंडेंस। द कॉनिफेरस ट्रीज आर स्मॉल, हार्ड एंड डिसिडुअस। कॉनिफेरस फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड टैगा। तो अब आपको ये बताना है कि इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट हैं जो कि आपको यहां पर करेक्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब यहां पर क्या है कि देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कॉनिफेरस फॉरेस्ट वहां पर मिलते हैं जहां पर ठंडी होती है ना। तो इसका मतलब है कि हायर एल्टीट्यूड में 50 डिग्री से 70 डिग्री जो यहाँ पर आपको लैटिट्यूड देखने को मिल रहा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, वहां पर ये आपको देखने को मिलते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और हिमालय वगैरह में भी आप देख सकते हैं कि जो कॉनिफेरस फॉरेस्ट है वो आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, कॉनिफेरस ट्रीज आर स्मॉल, ये वाला दोनों स्टेटमेंट जो है ये सही है। कॉनिफेरस ट्रीज आर स्मॉल, हार्ड एंड डिसिडुअस, ठीक है, तो ये आपको बोला गया है, तो ये यहां पर गलत है, ठीक है। इसकी जगह पर आप यहां पर क्या लिखोगे? इसकी जगह पर याद रखिएगा ये आपको टॉल देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद यहां पर ये आपको सॉफ्ट वुड देखने को मिलेंगे, ठीक है, सॉफ्ट वुड। और यहां पर क्या है कि डिसिडुअस बोल रहे हैं, तो ये आपको एवरग्रीन जो है वो आपको देखने को मिलते हैं,
ठीक है, तो मतलब ये उल्टा लिख दिया गया है ना, स्मॉल नहीं टॉल होंगे, हार्ड नहीं सॉफ्टवुड होंगे, डिसिडुअस नहीं एवरग्रीन यहाँ पर होंगे। तो ये चीज आपको यहाँ पर बताई जा रही है। और आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि मतलब ये वाले जो है ना, ये पल्प वगैरह बनाने में बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं, जो पेपर इंडस्ट्री वगैरह में यहाँ पर काम आता है। ठीक है, पेपर इंडस्ट्री वगैरह में इन सभी ट्रीज की बहुत ज्यादा उपयोगिता आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो तीसरा स्टेटमेंट गलत। अब यहाँ पर क्या है कि तीसरा स्टेटमेंट जैसे ही गलत होगा, आप ये तीनों ऑप्शन यहाँ पर गलत कर दोगे, तो केवल पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। कॉनिफेरस जो फॉरेस्ट होते हैं इनको हम टैगा भी यहाँ पर कहते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो चौथा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। सो राइट आंसर इज 1, 2 एंड 4, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 इन अकॉर्डेंस विद द फॉरेस्ट एंड देयर ट्रीज, है ना, मतलब कि किस तरीके की ट्रीज कौन से तरीके के फॉरेस्ट में यहाँ पर मिलते हैं, वो आपको यहाँ पर जो है वो मैच करना है। ठीक है, जैसे पाइन हो गया, सेडर वगैरह हो गया, एश, बीच, साल, शीशम, एबोनी, है ना, तो ये किस किस तरीके के यहाँ पर जो फॉरेस्ट होते हैं वो कहां पर मिलते हैं, इसके बारे में यहाँ पर ये बात आपको बताई जा रही है। ठीक है, तो अब इसको हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, अब इसको ना याद रखना पड़ेगा कि भाई कहां पर किस तरीके के फॉरेस्ट हैं जो यहाँ पर अवेलेबल है। जैसे देखिए पाइन हो गया, ये सिडार वगैरह जो हो गए, इसकी बात अगर हम यहां पर करेंगे तो ये जो होता है ये कहां पर होता है। ठीक है, जो ये वाला आपको यहां पर देखने को मिलेगा, तो पाइन सिडार वगैरह जो होता है वो यहां पर क्या है। ठीक है, ये आपको यहां पर दिया गया है। और उसके बाद अगर हम, ठीक है, जैसे यहां पर देखिए कुछ चीजें जो है वो हम पहले यहां पर आइडेंटिफाई करते हैं, है ना। अब जैसे एक चीज आप यहां पर देखोगे तो यहां पर क्या होता है कि जैसे ये साल हो गया और ये शीशम हो गया। ठीक है, साल और शीशम, तो साल और, या फिर आप एक काम करो ये वाला भी देख सकते हो आप, है ना, जो हमारा ये ऑप्शन है। ठीक है, मतलब ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन के बारे में अगर हम यहां पर बात करेंगे तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन जो फॉरेस्ट होता है, ठीक है, तो इबोनी जो होता है वो यहां पर क्या है कि इबोनी जो है वो आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन देखने को मिलेगा क्या। ठीक है, तो जैसे अगर हम ट्रॉपिकल एवरग्रीन के बारे में यहां पर बात करेंगे तो देखो ट्रॉपिकल एवरग्रीन में ना कुछ आप एग्जांपल नोट कर लो कि कौन कौन से मिलते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको एबोनी देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आपको महोगनी यहां पर देखने को मिलता है। ठीक है, महोगनी। उसके बाद आपका हो गया रोजवुड। ठीक है, रोजवुड, रबर हो गया। ठीक है, और सिंकोना वगैरह। तो इसका मतलब है कि एबोनी जो है वो कहां पर चला गया, ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में चला गया। तो इसका मतलब है कि डी का 1 होगा, है ना। ये ABCD है, इसको यहां पर आप A लिख लो, ये B लिख लो, ये C लिख लो, ये D लिख लो। ठीक है, डी का 1, तो डी का 1 केवल एक ही जगह पर है ना। अब यहां पर अगर मान लीजिए कि मैं आप लोगों को दूसरे जो है वो यहां पर बताऊं, तो जैसे मान लीजिए कि आपको दूसरा यहां पर दिया हुआ है ट्रॉपिकल डिसिडुअस जो यहां पर ट्रीज हैं। ठीक है, तो यहां पर जैसे हमारे देश में जो अलग अलग तरीके के यहां पर ट्रीज वगैरह देखने को मिलेंगे, तो अगर मान लीजिए कि ट्रॉपिकल डिसिडुअस के बारे में बात करेंगे तो साल हो गया, है ना, शीशम हो गया, और इसमें ना आप एक जो है सबसे ज्यादा जो डोमिनेट करता है वो आपको टीक यहां पर देखने को मिलेगा, है ना, टीक होते हैं, है ना। सैंडलवुड वगैरह जो है वो भी आपको यहां पर देखने को मिलता है ना, सैंडलवुड, ये भी इसी के अंतर्गत यहां पर आएगा। और साल और शीशम तो होते ही है, तो इसका मतलब है कि तीसरे का जो है वो दूसरा हो गया। ठीक है, उसके बाद कॉनिफेरस फॉरेस्ट ट्रीज के बारे में अगर हम बात करेंगे, ठीक है, कॉनिफेरस फॉरेस्ट ट्रीज के बारे में अगर हम बात करेंगे तो उसमें कौन कौन से आपको देखने को मिलेंगे, तो उसमें जैसे पाइन हो गया, है ना, इसमें जैसे आप देखोगे तो पाइन हो गया आपका, है ना, फिर हो गया। ठीक है, उसके बाद और भी बहुत सारे होते हैं, सिडार वगैरह, ये सब जो आपको देखने को मिलेंगे ये सब कहाँ होते हैं, ये कॉनिफेरस है। तो इसका मतलब है कि ए का जो है ये 4 हो गया। ठीक है, ए का 4। और उसके बाद फिर यहाँ पर जो आपका ये ऐश, बीच वगैरह हो गया, ये ट्रॉपिकल सॉरी टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो गया ये क्या हो गया, ये आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, तो कौन से तरीके के कहां पर ट्रीज मिलते हैं किस फॉरेस्ट में, ये भी जानकारी आपको होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स कंसीडर द फॉलोइंग असर्शंस। ठीक है, तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड से रिलेटेड यहां पर कुछ आपको चीजें दी गई हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आंसर सही होगा। ठीक है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स अगर ओनली इन द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, इक्वेटर के नॉर्थ में यहां पर होते हैं। दूसरी बात, ट्रॉपिकल ग्रास यूजुअली ग्रो वेरी स्मॉल, है ना, मतलब उनका साइज जो है वो बहुत छोटा होता है।
सवाना ग्रासलैंड ऑफ अफ्रीका आर एग्जाम्पल ऑफ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। ठीक है, तो अब आपको यहां पर बताना है कि इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो यहां पर क्या होगा। ठीक है, मतलब आपसे ये पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द अबोव असर्शन इज आर फॉल्स। ठीक है, अब यहां पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये ध्यान रखना है कि इसमें लिखा हुआ है कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स अकर ओनली नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। तो ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि वो नॉर्थ में भी हो सकता है, साउथ में भी हो सकता है, ट्रॉपिक्स तक। ठीक है, अब उसके बाद यहां पर आप ये कह सकते हैं, ठीक है, अब यहां पर जैसे वेजिटेशन के बारे में बात करेंगे, जैसे यहां पर अगर आप देखोगे तो इसमें बोला गया है कि ट्रॉपिकल ग्रास यूजुअली ग्रो वेरी स्मॉल। देखिए रेनफॉल यहां पर अच्छा होता है, रेनफॉल वगैरह की वजह से आप यहां पर ये कह सकते हैं कि यहां पर जो ग्रासेस होती है ना वो बहुत बड़ी होती है ना। मतलब आप ये कह सकते हैं कि 3 to 4 मीटर की जो ग्रासेस हैं वो आपको यहां पर देखने को मिलेंगी। तो इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट भी जो है ये आपका गलत हो गया। ठीक है, और दूसरी बात यहां पर एक बात ये भी ध्यान रखिएगा, सवाना ग्रासलैंड जो है वो इस तरीके का यहां पर आपको ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जो है वो देखने को मिलेगा। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तीसरा सही है। और इसमें अलग अलग तरीके के जो है आपको एनिमल भी देखने को मिलेंगे, जैसे आपका एलिफेंट हो गया, है ना, जेब्रा हो गया, जिराफ वगैरह हो गया। ठीक है, और ये सारी चीजें जो है वो आपको यहां पर देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ये आपसे पूछा जा सकता है कि भाई इसकी प्रॉपर्टी बताइए, है ना, और कहां पर किस तरीके के ग्रासलैंड्स वगैरह होते हैं ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जैसे आपसे एक चीज ये भी पूछा जा सकता है कि जैसे प्रेयरीज होते हैं, है ना, तो प्रेयरीज जो ग्रासलैंड आपको देखने को मिलेगा ये कहां पर होता है? ये आपका नॉर्थ अमेरिका में होता है। ये मैच करने को आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद यहां पर एक और होता है जिसको हम बोलते हैं स्टेप्स। ठीक है, स्टेप्स जो है ये आपको एशिया में जो है वो देखने को मिलेगा, है ना। और उसके बाद अफ्रीका में एक सवाना होता है और एक जो है वो वेल्ड्स जो है वो भी आपको देखने को मिलेंगे, है ना, अफ्रीका में। तो ये अफ्रीका यहाँ पर हो गया, है ना। और उसके बाद यहाँ पर क्या है कि जैसे पेम्पास वगैरह आप देखोगे, है ना, पेम्पास, तो पेम्पास वगैरह जो होता है वो कहाँ होता है? ये आपका साउथ अमेरिका में होता है ना, साउथ अमेरिका। ठीक है, और उसके बाद अगर हम रेंज लैंड्स यहां पर देखेंगे, ठीक है, रेंज लैंड्स, ठीक है, तो ये आपको ऑस्ट्रेलिया में जो है वो देखने को मिलते हैं। तो ये चीज आपको थोड़ा सा यहां पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। ठीक है, तो इसका जो हमारा राइट आंसर है क्या है? फॉल्स पूछा गया है ना, तो पहला और दूसरा गलत है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा ये हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टेम्परेट ग्रासलैंड्स कंसीडर द फॉलोइंग असर्शंस। ठीक है, तो अब यहां पर टेम्परेट ग्रासलैंड्स की बात हो रही है, यहां पर हमने ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स के बारे में बात करी। ठीक है, तो टेम्परेट्स यहां पर जो ग्रासलैंड्स हैं उसमें बोला गया है कि दीज ग्रासलैंड्स आर फाउंड इन द मिड लैटिट्यूडनल जोन्स एंड इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, दूसरी बात है कि यूजुअली ग्रास हियर इज शॉर्ट एंड न्यूट्रियस। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो यहां पर क्या होगा। ठीक है, और इसमें एक बात ये ध्यान रखिएगा कि जो आपके टेम्परेट ग्रासलैंड्स होते हैं, ठीक है, ये मिड लैटिट्यूडनल जोन्स में होते हैं और इंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट में देखने को मिलेंगे। यहां पर जो चीजें होती हैं, मतलब जो ग्रास वगैरह होते हैं वो शॉर्ट भी होते हैं और न्यूट्रियस भी आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे यहां पर ना आप एक बात ये भी ध्यान रखिएगा, जैसे बाइसन वगैरह हो गया, है ना, जैसे एंटीलोप्स वगैरह हो गए, ये सब एनिमल वगैरह भी होते हैं जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा बोथ 1 and 2। ठीक है, तो आपसे ना डिफरेंस भी पूछा जा सकता है ना, कि टेम्परेट ग्रासलैंड्स में और ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स में क्या डिफरेंस होता है ये भी आप बताइए, है ना, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, दिया हुआ है कि विच एरियाज आर मेंशन्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स। ठीक है, limited growth of natural vegetation, only mosses, lichens and very small shrubs are found here. It grows during the very short summer. अब आपको बताना है कि ये कौन से रीजन की जो है वो यहां पर बात हो रही है। ठीक है, मेडिटरेनियन एरिया की बात हो रही है, पोलर रीजन की बात हो रही है, हॉट डेजर्ट रीजन की बात हो रही है, या फिर कोल्ड डेजर्ट रीजन के बारे में यहां पर बात हो रही है। ठीक है, तो देखिए अगर आपसे इस तरीके का कोई जो है वो यहां पर पूछा जाए कि भाई ये किस तरीके की वेजिटेशन की बात हो रही है ना, आपसे ये भी पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा अगर हम वेजिटेशन के बारे में बात करेंगे तो इसको हम बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं टुंड्रा वेजिटेशन। ठीक है, ये जो वेजिटेशन है ये कैसा है? ये आपका टुंड्रा वेजिटेशन है। और आपको ना ये बेसिकली जो पोलर एरियाज यूरोप के हैं, एशिया, नॉर्थ अमेरिका के, वहां पर ये आपको देखने को मिलते हैं। तो इसमें नेचुरल जो वेजिटेशन होता है उसका यहाँ पर लिमिटेड ग्रोथ होता है, मोजेस, लिचेंस वगैरह और थोड़े बहुत श्रब्स वगैरह जो होते हैं वो देखने को मिलेंगे, और शॉर्ट समर में जो है इनमें ग्रो देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है कि जो यूरोप, एशिया और नॉर्थ अमेरिका के पोलर रीजन्स होते हैं वहां पर आपको टुंड्रा वेजिटेशन जो है वो देखने को मिलता है। तो इसका मतलब है इसका आंसर क्या होगा?
पोलर रीजन। ठीक है, तो पोलर रीजन को यहां पर ये जस्टिफाई करता हुआ दिखाया गया है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग ग्रासलैंड्स। दिया हुआ है कि सवाना, वेल्ड, ठीक है, कैंपोज एंड लानोस। तो अब आपको ये बताना है कि इसमें से मतलब कि कौन सा ग्रासलैंड है जो कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड का एग्जांपल है। ठीक है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स का जो एग्जांपल है उसमें से आपको बताना है कि वो कौन सा है। ठीक है, अब अगर आप इसमें से देखोगे तो मैंने आपको ऑलरेडी अभी बताया कि सवाना ग्रासलैंड कहां पर है, ये अफ्रीका में है। मतलब ये तो क्या है कि ये ट्रॉपिकल है ना, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, दूसरी बात, वेल्ड के बारे में अगर हम बात करेंगे, ठीक है, मतलब जो आपका यहां पर वेल्ड ग्रासलैंड होता है, ठीक है, वेल्ड ग्रासलैंड कहां पर मिलेगा भाई बताओ, लोकेशन बताओ। ठीक है, अगर हम वेल्ड ग्रासलैंड्स के बारे में यहां पर बात करेंगे तो ये कहां पर होता है। ठीक है, सवाना ग्रासलैंड देखिए जो है वो तो आपको यहां पर अफ्रीका में देखने को मिलता है। ठीक है, और दूसरी बात यहां पर ये ध्यान रखिएगा कि जो हमारा ये वेल्ड होता है, ठीक है, जो वेल्ड वाला है ये आपको कहां पर देखने को मिलेगा, ये आपको साउथ अफ्रीका में जो है वो आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ये साउथ अफ्रीका का जो है ये वेल्ड होता है। और उसके बाद यहां पर क्या है कि जो यहां पर ब्राजील वाला है, ठीक है, इसको हम कैंपोस कहते हैं, ये ब्राजील में आपको देखने को मिलेगा। और ये जो आपको देखने को मिलेगा ये आपको वेनेजुएला में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ब्राजील और जो यहाँ पर वेनेजुएला है, ठीक है, ये वाला भी आपको जो है ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड का एग्जांपल जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो वेल्ड होता है, ठीक है, जो वेल्ड यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है वो यहाँ पर कौन सा है। ठीक है, मतलब आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये किस तरीके का जो ग्रासलैंड है वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ये मतलब आप इसको कह सकते हैं कि ये जो है ये मतलब ठीक है, ये जो वेल्ड होता है ना, देखो ये साउथ अफ्रीका में है, लेकिन याद रखिएगा ये अफ्रीका का जो है ना ये टेम्परेट ग्रासलैंड है। ठीक है, इसमें कई सारे लोगों को कंफ्यूजन यहाँ पर हो सकती है। तो याद रखिएगा ये क्या है, ये जो है ये साउथ अफ्रीका का टेम्परेट ग्रासलैंड आपको देखने को मिलेगा। आपसे ट्रॉपिकल पूछा गया है तो दो को आप एलिमिनेट कर दो, है ना, तो दो को एलिमिनेट करेंगे तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, केवल आंसर क्या बचेगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो याद रखना है आपको कि जो यहाँ पर वेल्ड होते हैं ये साउथ अफ्रीका में मिलते हैं, लेकिन ये टेम्परेट ग्रासलैंड है ना। अच्छा क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। ब्राजील में मिलने वाला ट्रॉपिकल आइलैंड ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जो है इसको कैंपोस कहते हैं, और वेनेजुएला जो है इसको हम लानूस कहते हैं। आप मुझे ये बताइएगा वेनेजुएला की कैपिटल क्या है। ठीक है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स के बारे में बता दिया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रासलैंड इज आर द प्राइम एग्जांपल ऑफ द टेम्परेट ग्रासलैंड्स। ठीक है, टेम्परेट ग्रासलैंड जो है यहाँ पर उनका अब आपको यहाँ पर एग्जांपल जो है वो यहाँ पर बताना है कि वो क्या होगा। ठीक है, जैसे पंपास है, प्रेरी है, वेल्ड है, स्टेप है, डाउन है ना, तो आपको ये बताना है कि इसका आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले तो देखिए आपको लोकेशन पता होना चाहिए, पंपास कहां पर है, ये आपको अर्जेंटीना में देखने को मिलेगा। ठीक है, अर्जेंटीना। और प्रेरी के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये आपका अभी मैंने पढ़ाया भी था, ये आपका नॉर्थ अमेरिका में है। ठीक है, वेल्ड जो है ये आपको अफ्रीका, बेसिकली साउथ अफ्रीका में जो है वो आपको देखने को मिलेगा। और स्टेप जो है ये आपको सेंट्रल एशिया में यहाँ पर देखने को मिलेगा, रशिया वगैरह वाला जो पार्ट होता है तो सेंट्रल एशिया में देखने को मिलेगा। और डाउन जो है ये आपको ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, अच्छा एक बात ये ध्यान रखिएगा, ये सारे के सारे जो है वो क्या है, ये आपके टेम्परेट ग्रासलैंड्स के एग्जाम्पल हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑल ऑफ दी अबव। तो आपसे ये पूछा जा सकता है पेपर में कि भाई टेम्परेट ग्रासलैंड्स के एग्जाम्पल दो और ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स के एग्जाम्पल दो, है ना। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा बन सकता है पेपर में, लेकिन इसमें क्या है कि आप देख ही सकते हैं कि कितनी कंफ्यूजन यहाँ पर क्रिएट हो सकती है ना, अगर आप इसको ध्यान नहीं रखोगे तो लोकेशन भी पूछी जा सकती है, मैच करने को दे देंगे, है ना, कि पंपास, प्रेरी, वेल्ड, स्टेप डाउन कहां पर है भाई, इसका आंसर दो, है ना। या फिर आपसे ये भी बोल सकते हैं सवाना, वेल्ड, कैंपोस, लानोस, है ना, ये ग्रासलैंड्स कहां पर है, मैच करिए। या ये भी पूछा जा सकता है कि ग्रासलैंड्स इसमें से कौन कौन से हैं जो ट्रॉपिकल है, टेम्परेट है ना, ये भी पूछा जा सकता है। तो ऐसी चीजें जो है वो एग्जामिनेशन में आती हैं, तो इनको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मैंने जितने भी मेजर ग्रासलैंड्स वगैरह हैं वो मैंने आपको यहाँ पर कवर करा दिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, दिया हुआ है कि रिगार्डिंग द ह्यूमन सेटलमेंट कंसीडर द फॉलोइंग असर्शंस। ठीक है, ह्यूमन सेटलमेंट से रिलेटेड यहाँ पर कुछ असर्शंस हैं जो कि आपको दिए गए हैं। द प्लेस वेयर अ बिल्डिंग और अ सेटलमेंट डेवलप इज कॉल्ड अ साइट। ठीक है, जहां पर बिल्डिंग या कोई सेटलमेंट जो है वो डेवलप होता है उसको हम साइट कहते हैं।
द पीपल लिविंग इन डीप फॉरेस्ट, हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट एंड माउंटेन्स ऑफन लिव इन अ परमानेंट सेटलमेंट। तो अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि यहां पर आपको सही देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या है कि जहां पर भी हम बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं या कोई सेटलमेंट वगैरह डेवलप करते हैं उसको हम साइट कहते हैं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो सेटलमेंट बेसिकली वो जगह होती है जहां पर लोग घर बनाकर अपना रहते हैं। ठीक है, और दूसरी बात यहां पर ये ध्यान रखिएगा कि जैसे मान लीजिए कि सेटलमेंट क्या है कि सेटलमेंट में आपको होम बिल्ड होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, सेटलमेंट में लोग अपना घर बनाकर जहां पर रहते हैं वो देखने को मिलेगा। ठीक है, और जहां पर क्या होता है कि जो बिल्डिंग या सेटलमेंट वगैरह बनते हैं उसको हम साइट यहां पर कहते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। अब यहां पर क्या होता है कि सेटलमेंट जो है ना, जो भी सेटलमेंट यहां पर होते हैं ये परमानेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, ये परमानेंट भी हो सकते हैं और टेम्परेरी भी हो सकते हैं, दोनों चीजें जो है वो आपको देखने को यहां पर मिल सकती हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या है कि शॉर्ट टाइम के लिए जो होगा उसको टेम्परेरी भी बोलेंगे, है ना। जैसे लोग जो फॉरेस्ट वगैरह में रहते हैं, हॉट या कोल्ड डेजर्ट वगैरह में रहते हैं, तो वो क्या होता है, वो उनका परमानेंट सेटलमेंट नहीं होता है, वो क्या होता है कि वो उनका टेम्परेरी सेटलमेंट में होता है। द पीपल लिविंग इन डीप फॉरेस्ट, हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट एंड माउंटेन्स ऑफन लिव इन परमानेंट सेटलमेंट, तो परमानेंट नहीं होता है, वो उनका टेम्परेरी जो है वो आपको यहां पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए, इन वॉट एरियाज आर द स्कैटर्ड सेटलमेंट फाउंड। ठीक है, कौन से एरियाज में आपको स्कैटर्ड मतलब कि छिन्न भिन्न, एक जगह पर नहीं, थोड़ा दूर दूर में इस तरीके से रहते हुए जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आपको यहां पर बताना है कि इनमें से कौन से एरिया में जो है वो स्कैटर्ड सेटलमेंट देखने को मिलेगा, माउंटेनियस एरिया में, फील्ड में, कोस्टल एरियाज में या फिर डेंस वाइल्ड एरियाज में। यूज द कोड गिवन बिलो टू चूज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसका राइट आंसर यहां पर क्या होगा, बताइए। बताइए क्या होगा। ठीक है, देखिए दो तरीके की चीजें अगर हम यहां पर देखेंगे तो दो तरीके का होता है सेटलमेंट। एक आप देखोगे तो उसको बोलते हैं हम कॉम्पैक्ट सेटलमेंट, और एक जो दूसरा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्कैटर्ड। ठीक है, ये जो हो गया ये हो गया आपका स्कैटर्ड। तो अब यहां पर क्या है कि दो दो तरीके के सेटलमेंट होते हैं। तो पहला जैसे कॉम्पैक्ट सेटलमेंट है, कॉम्पैक्ट सेटलमेंट में आप ये कह सकते हैं कि रहने वगैरह की जो जगह होगी वो यहाँ पर क्या है कि क्लोज आपको देखने को मिलेगी, है ना। फ्लैट लैंड आपको यहाँ पर अवेलेबल देखने को मिलेगा, है ना। कॉम्पैक्ट में याद रखिएगा इसमें आपको फ्लैट लैंड जो है वो देखने को मिलता है जहां पर ज्यादातर पॉपुलेशन रहती है। ठीक है, लेकिन स्कैटर्ड वाला जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये आप ये कह सकते हैं कि मतलब आपको हिली ट्रैक्ट वगैरह जो वाले रीजन होते हैं, ठीक है, हिली रीजन हो गया आपका, फॉरेस्ट वगैरह वाले जो रीजन होते हैं जहां पर कम लोग रहते हैं, बहुत ज्यादा लोग नहीं रहते हैं, तो वहां पर क्या होता है कि स्कैटर्ड सेटलमेंट जो है वो आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो देखो फील्ड वाला रीजन हो गया आपका, है ना, या फिर आपका कोस्टल एरियाज हो गया। अब ये तो जो है वो यहाँ पर क्या होगा, ये खत्म हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको फ्लैट लैंड देखने को मिलेगा। लेकिन माउंटेनियस एरिया हो गया, डेंस वाइल्ड एरियाज वगैरह हो गया, वहां पर आपको स्कैटर्ड जो सेटलमेंट होता है वो देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब है कि पहला और चौथा ऑप्शन जो है ये हमारा सही है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। ये आसान क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोड। ठीक है, अंडरग्राउंड जब हम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करेंगे तो उसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, फ्लाईओवर बोलते हैं, एक्सप्रेस वे बोलते हैं, सबवे अंडरपाथ बोलते हैं, या फिर नन ऑफ दीज। ठीक है, तो अंडरग्राउंड जो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन होता है रोड का उसको हम सबवे यहाँ पर कहते हैं। फ्लाईओवर जो होता है वो रेस स्ट्रक्चर पर आपको देखने को मिलेगा। और अभी भारत में जो है वो आप ये कह सकते हैं कि ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है ना। जो एक्सप्रेस वे वगैरह होते हैं वो आपको लेटेस्ट डेवलपमेंट यहाँ पर अभी देखने को मिलेगा। ठीक है, याद रखिएगा सबसे नया जो डेवलपमेंट है वो एक्सप्रेस वे वगैरह का यहाँ पर होता है। सो राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या है, इसको बोलते हैं ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच सिटीज ऑफ इंडिया आर कनेक्टेड बाय द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे। तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे जो है, ठीक है, इसके द्वारा कौन कौन सी सिटीज हैं जो कि यहाँ पर आपको कनेक्ट होती हुई दिखाई देंगी। ठीक है, तो अब आपको जो है इसके बारे में यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है जो यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो है वो यहाँ पर क्या है। तो देखिए गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के बारे में सबसे पहले हमको एक बात ये ध्यान रखना है कि इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, है ना। जैसे क्या होता है कि आपसे कभी कभी ना कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स वगैरह जो हैं उसके बारे में यहाँ पर ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अगर हम इसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो यहाँ पर स्टार्ट किया गया था, ठीक है, तो वो यहाँ पर कब हुआ था। ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि इसका जो फाउंडेशन स्टोन था, है ना, इसका जो फाउंडेशन यहाँ पर था
वो 1999 में किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा इसका फाउंडेशन जो था वो 1999 में किया गया था। और टारगेट यहाँ पर ये किया गया कि भाई हम लोग इसको क्या करेंगे कि 2006 तक जो है वो यहाँ पर हम इसको कवर करेंगे। ठीक है, लेकिन वो उसकी वजह से थोड़ा डिले वगैरह हो गया था, इस वजह से यहाँ पर ये चीजें देखने को नहीं मिली। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है कि इसमें हमारे 4 इंपॉर्टेंट सिटीज है जिनको कनेक्ट करना है। ठीक है, तो अगर हम इसमें कनेक्शन की बात यहाँ पर करेंगे तो इसमें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और यहाँ पर क्या है कोलकाता। ठीक है, तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता इनको आपस में कनेक्ट करना है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो गया, ये क्या हो गया? ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। विच इज द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रेलवे सिस्टम? ठीक है, सबसे बड़ा जो रेलवे सिस्टम है वो आपको बताना है कि दुनिया का कौन सा है। ट्रांस कैनेडियन रेलवे, ट्रांस साइबेरियन रेलवे, इंडियन पैसिफिक रेलवे या फिर ट्रांस डाइन रेलवे। आपको बताना है कि इसका राइट आंसर यहां पर क्या होगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा रेलवे सिस्टम, तो देखिए यहां पर क्या है कि आप ये देख सकते हैं कि ये आपको जो है ना, ये रशिया में देखने को मिलेगा। इसको बोलते हैं कि ये इसकी कनेक्टिविटी जो है वो यहाँ पर सेंट पीटर्सबर्ग, ठीक है, जो कि अपनी इंडस्ट्रीज वगैरह के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, वहां से ये व्लादिवोस्टॉक। ठीक है, व्लादिवोस्टॉक जो है वहां तक आपको ये कनेक्ट होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, मतलब वेस्टर्न रशिया से लेकर पैसिफिक ओशन तक का जो रीजन है इसको हम बोलते हैं सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टॉक। और ये जो है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ट्रांस साइबेरियन रेलवे। ठीक है, तो ट्रांस साइबेरियन रेलवे जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे सिस्टम है जो कि आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, 2 क्वेश्चन में दे रहा हूं एक्चुअली। आपको ये बताना है लॉन्गेस्ट हाईवे कौन सा है। ठीक है, उसका नंबर लिखिएगा और कहां से कहां तक जाता है ये लिखिएगा, लॉन्गेस्ट हाईवे। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन का आप आंसर ये दीजिएगा कि शॉर्टेस्ट हाईवे कौन सा है। ठीक है, शॉर्टेस्ट हाईवे कौन सा है ये बताइएगा। और तीसरा क्वेश्चन ये है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फॉर्मेशन कब हुआ था। ठीक है, इसका जो फॉर्मेशन था वो यहां पर कब हुआ था और अभी के टाइम पीरियड पर इसके चेयरमैन कौन है। ये 4 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, थोड़ा होमवर्क भी मैं आपको दूंगा, थोड़ा आप भी यहां पर अलग तरीके से एफर्ट लगाइए, तो उससे क्या होगा कि उससे आपको थोड़ा बेनिफिट मिलेगा, है ना। तो ये 4 क्वेश्चन, लॉन्गेस्ट हाईवे, शॉर्टेस्ट हाईवे, एनएचएआई नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्टेब्लिशमेंट कब हुआ और इसके चेयरमैन कौन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, ये आखिरी क्वेश्चन है आज का हमारा। रिगार्डिंग द वाटरवेज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो वाटरवेज के बारे में बात हो रही है कि वाटरवेज आर द चीपेस्ट फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्की गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि वाटरवेज जो है वो सबसे चीपेस्ट यहां पर होते हैं। ठीक है, कि बल्की गुड्स को लॉन्ग डिस्टेंस तक ले जाने में ये मदद करेंगे। और दूसरी बात, ओनली रिवर्स आर यूज फॉर इनलैंड वाटरवेज। ठीक है, केवल यहाँ पर क्या होता है कि इनलैंड जो वाटरवेज हैं उनके लिए केवल हम यहाँ पर क्या करेंगे, रिवर्स का यूज करेंगे। तो अभी आपसे ये पूछा जाएगा कि सबसे आसान यहाँ पर कौन सा है। ठीक है, अब ऐसा एक क्वेश्चन आपने देखा होगा ना, प्रीवियस ईयर आपके एग्जामिनेशन में आया कि सबसे जो यहाँ पर सस्ता यहाँ पर ट्रांसपोर्ट होता है वो क्या होता है ना। तो याद रखिएगा, चीपेस्ट फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्की गुड्स जो लॉन्ग डिस्टेंस में लेकर जाना है वो यहाँ पर कौन सा होता है, वो होता है आपका वाटरवेज। तो पहला यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सही है ना। और उसके बाद यहाँ पर जो भी नेविगेबल रिवर्स वगैरह होती हैं वो आपको देखने को मिलेगा ही, है ना। तो उसमें यहाँ पर क्या होता है कि उसमें आप ये कह सकते हैं कि रिवर भी होती हैं, है ना, लेक्स वगैरह भी यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। तो केवल रिवर नहीं होती है, कैनल वगैरह का भी हम यहाँ पर यूज करते हैं। लेक वगैरह हो गया, कैनल वगैरह हो गया, इनका भी जो है वो हम यहाँ पर प्रयोग करते हैं। केवल रिवर जो होता है वो यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है कि अगर हम यहाँ पर बात करेंगे कि जो भी हमारा वाटरवेज वगैरह यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो जैसे इनलैंड वाटरवेज के बारे में बात करें तो हमने यहाँ पर कई सारी चीजें जो है वो यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर बनाना स्टार्ट की हैं, है ना। कि मतलब आप ये कह सकते हैं कि हमारे कितने नेशनल वाटरवे वगैरह हैं, ये सब भी आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा, इसमें कुछ चीजें जो है वो आपसे पूछी जा सकती हैं, जैसे है ना नेशनल वाटरवे 1। ठीक है, ये किसके ऊपर है, कौन सी रिवर के ऊपर, ये गंगा रिवर के ऊपर है। ठीक है, कहां से कहां तक है, ये इलाहाबाद, मतलब जिसको अब हम यहाँ पर प्रयागराज कहते हैं। ठीक है, प्रयागराज से हल्दिया। ठीक है, एक तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, प्रयागराज से हल्दिया आपको जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पर नेशनल वाटरवे नंबर 2 के बारे में बात करेंगे तो ये किसके ऊपर है, ये ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है, उसके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। और सादिया से धुबरी, ठीक है, सादिया से लेकर धुबरी तक का जो रीजन है वहां पर ये आपको कवर होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सी चीजें हैं, बाकी नेशनल वाटरवेज तो काफी सारे हैं, है ना।
तो उनमें से 2 जो इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग वाले हैं उनके ऊपर आपको जानकारी होनी चाहिए। सो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर जो है वो सही हो गया, दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो गया। ट्रू पूछा जा रहा है तो ओनली वन ओनली जो है इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है। ठीक है, तो ये करीब टोटल हमने 20 क्वेश्चंस यहाँ पर किए। ठीक है, मैं आपको बेसिक एनसीईआरटी के क्वेश्चन यहाँ पर कराता हूँ ताकि आपका एनसीईआरटी का रिवीजन भी हो जाए और आपको ये भी पता चल जाए कि उसमें किस किस तरीके के क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर दिए रहते हैं। ठीक है, फिर मैं आपको थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी कराऊंगा और ये सीरीज जो है ये आपके एग्जामिनेशन तक चलती रहेगी, तो इससे आप बहुत कुछ यहाँ पर सीख सकते हैं और अपने एग्जामिनेशन के लिए खुद को प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, बाकी आप हमारा डेली न्यूज एनालिसिस का कोर्स में इनरोल कर सकते हो। 249 रुपीज में आपको जो है 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिलेगा, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बहुत अच्छा कोर्स है। क्वेश्चन वगैरह भी मैं आपको प्रैक्टिस कराता हूँ जो कि आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्टली यहाँ पर पूछे जा सकते हैं, तो आप इसके साथ भी जरूर जुड़िए। ठीक है, ये मेरा नंबर है, कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं। बाकी डिफेंस मास्टर ऐप को डाउनलोड कर लो आप, है ना, वहां पर भी कुछ वीडियोस मिल जाएंगे। एसएसबी का कोर्स हमारा ऑलरेडी यहाँ पर चल रहा है। आज हमारी साइकोलॉजी की आखिरी क्लास होगी और कल से हम पर्सनल इंटरव्यू के बारे में डिस्कशन करेंगे। 3 महीने की वैलिडिटी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। 1 अक्टूबर से कोर्स स्टार्ट हो चुका है, लेकिन अगर आप आज भी कोर्स खरीदोगे तो आज से ही आपकी जो वैलिडिटी होगी वो स्टार्ट यहाँ पर मानी जाएगी। ठीक है, तो ये नंबर मैंने लिख दिया है, किसी को अगर कोई जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइज ये था आज का हमारा सेशन। बाकी अगर आपको इसकी पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप डिफेंस मास्टर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं वहां पर सारी पीडीएफ वगैरह शेयर कर दूंगा, तो आप उसके थ्रू अपना रिवीजन वगैरह जो है वो और आसान यहाँ पर बना सकते हैं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग, लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।